सुमित्रा सुबह सुबह देखती है कि उसकी बहू चंदा उसके बेटे मयंक के पीछे टिफिन लेकर दौड़ रही है, लेकिन मयंक अपनी पत्नी चंदा के हाथों से खाना नहीं लेना चाहता। मैंने कह दिया ना कि मुझे तुम्हारे हाथ का खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और ना ही पसंद है। गांव की गवाह हो तुम, खाना वाना भी वैसे ही बनाती हो तुम। और अपने कान खोल के सुन लो, तुम्हारे हाथों का खाना मुझे लेकर नहीं जाना है। अगर लेकर गया ना तो 10 लोगों के आगे मेरी तो बेइज्जती होनी ही होनी है। लेकिन आज मैंने कम तेल मसाले डालकर खाना बनाया है। आज का खाना अच्छा है, आप खाकर तो देखिए। अरे मयंक बेटा, ये क्या नाटक है? तू बहू के हाथों का खाना क्यों नहीं ले रहा है? बहू तेरे पीछे पीछे दौड़ रही है और एक तू है कि नखरे कर रहा है। आखिर अपने आप को समझता क्या है तू? अरे माँ, मैं भी कब से सोच रहा था कि मेरी माँ ने कुछ बोला क्यों नहीं, क्योंकि आपको तो उसके हाथ का खाना पसंद आएगा ही ना, क्योंकि आप ही लाई हो ना इसे पसंद करके। कुछ गलत तो नहीं कहा ना मैंने? अरे तेरी जुबान इतनी लंबी क्यों हो गई है? तू भूल क्यों रहा है कि तू भी गांव में ही पैदा हुआ था? बेशक तुझे यहाँ शहर में रहना पड़ा और तू शहर के रहन सहन में ढल गया और खुद को शहरी समझने लगा। बहू गांव की है तो क्या हुआ, वो भी यहाँ रहकर यहाँ के तौर तरीके सीख जाएगी। हाँ क्यों नहीं, लेकिन इसके हाथों का खाना मैं तो बिल्कुल भी लेकर नहीं जाने वाला। एक बात बताओ माँ, खाने में मिर्च मसाला तेल इतना ज्यादा कौन डालता है? और जब भी खाना खाने बैठता हूँ ना तो 4 लोग आकर बुराई करते हैं खाना देखकर। और अगर ऐसा ही खाना मैं खाता रहा ना तो 4 महीना तो छोड़ो, 1 महीने में मोटा हो जाऊंगा। बहू छोड़ दे, 2-4 दिन खाना नहीं खाएगा तब इसके दिमाग की घंटी बजने लगेगी। अभी ना जाने क्यों इतना इतरा रहा है ये। चंदा उदास हो जाती है और मयंक ऑफिस के लिए निकल पड़ता है। अब सुमित्रा अपनी बहू को उदास देखकर अपनी बहू से कहती है, अरे बहू तुझे क्या बताऊं, शादी से पहले मैंने इससे पूछा ही नहीं कि इसकी शादी मैं गांव के लड़के से कर रही हूँ। तब से ये मुंह बनाए बैठा हुआ है कि शादी मेरी हुई है और पसंद मेरी माँ की है। कोई बात नहीं माँ जी, मुझे इनकी बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता है। इसलिए तो मैंने गांव की लड़की को ब्याह कर अपने घर की बहू बनाया है, ताकि वो घर की सारी जिम्मेदारियों के साथ साथ सभी को समझे भी। और शहरी लड़की आजकल कहाँ ही समझती हैं किसी को। सुमित्रा अपनी बहू को पूरा सपोर्ट करती है। वहीं मयंक अपनी गांव की पत्नी को देखना भी नहीं चाहता था। वह हर वक्त अपनी पत्नी को गंवार और ना जाने क्या क्या कहकर पुकारा करता था। एक रोज सुमित्रा के घर उसकी पड़ोसन विमला का आना होता है। अरे सुमित्रा, जब से तेरी बहू आई है तब से तू दिखाई नहीं देती। कहाँ रहती है आजकल? कहीं नहीं, बस घर के कामों में लगी रहती हूँ। बहू गांव से है ना तो उसे शहर की चीजें समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। कुछ समय बाद वो शहर के तौर तरीके और रहन सहन सीख जाएगी अच्छे से। फिर मुझे किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं होगी। ये भी तो सही कह रही है। वैसे तेरा बेटा शहरी है और तूने अपने बेटे की शादी गांव के गंवार से करवा दी। ये मैं नहीं कह रही, पूरा मोहल्ला बोल रहा है। और लोग कहते हैं कि सुमित्रा अपने लिए गंवार बहू क्यों लेकर आई है। तुझे मेरी बहू से बड़ी दिक्कत होती है। अरे गांव की बहू का पता है ना कितना फायदा होता है। संस्कारी होती हैं, गुणी होती हैं, साथ साथ घर की जिम्मेदारियों को भी समझती हैं। तेरी बहू को देखा है, तेरे बेटे ने लव मैरिज की थी और तेरे घर को बर्बाद कर दिया उसने। हाँ हाँ, मुझे पता है। बार बार मेरी बहू को कोसने की जरूरत नहीं है। अब क्या कर सकते हैं। और मेरा बेटा भी ना पता कैसी बहू लेकर आ गया। उसको देखकर तो मेरे बदन में आग लग जाती है। सुबह देर से उठती है, कोई भी काम नहीं करती है। और मेरी बहू को देख ले, जब से आई है घर के तौर तरीके सीखने में लगी है और खाना पीना भी अच्छा बनाती है। बस मेरा लड़का थोड़ा नखरा करता है। कुछ दिन बाद उसे भी मेरी बहू पसंद आ जाएगी और तू ये देख लियो। चंदा को घर में सभी प्यार दे रहे थे, बस मयंक ही था जो उसे पसंद नहीं करता था और बिना खाए पिए ही सो जाया करता था। अब चंदा अपने पति को उठाती है। अजी आप बिना खाना खाए पिए ही सो गए। चलिए मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। आज मैंने आपकी पसंद का मटर पनीर बनाया है। यार तुम्हें कितनी बार कहा है यार, सोते समय डिस्टर्ब मत किया करो। और जब देखो तब पास आने के तो बहाने ढूंढती रहती हो। रात इतनी हो चुकी है, नींद में था मैं, नींद खराब करके रख दी। और बात रही है मेरे बारे में सोचने की, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप तो हर बात पर मुझ पे गुस्सा करते रहते हो। अब मैं आपकी पत्नी हूँ, मेरा इतना फर्ज तो बनता ही है ना कि मैं आपके खाने पीने के बारे में पूछ सकूं। अरे यार, एक तो इतनी रात हो गई है, तुम्हें रात को भी चैन नहीं है। अरे तुम मेरी माँ की पसंद हो, कितनी बार बताऊं तुम्हें।
और तुम ना ये ना करीब आने की कोशिश मत किया करो मेरे, समझी? और ना कुछ पूछा भी मत करो। चंदा को अपने पति की बातें बुरी लग रही थी, लेकिन बेचारी करती भी तो क्या, वो चुपचाप सो जाती है। अब अगले रोज फिर से सुबह सुबह मयंक अपनी पत्नी पर चिल्ला रहा होता है। अरे यार मैं तुम्हारा क्या करूँ? तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरी चीजों को हाथ मत लगाया करो। मेरे कपड़ों को हाथ लगाने के लिए किसने कह दिया तुम्हें? मेरे पूरे कपड़े खराब कर दिए। मुझे कपड़े धोने आते हैं, मैं धो लेता खुद के कपड़े। तुम्हें धोने की जरूरत नहीं थी। सारे कपड़ों का सत्यानाश कर दिया, मन बुद्धि कहीं की। अरे वो कपड़े बहू ने नहीं, मैंने धुले हैं। और तू बहू को हर वक्त गवार क्यों समझता है? जो गलती घर में होती है सीधा बहू पे इल्जाम लगा देता है। कल तूने कांच का गिलास खुद अपने हाथों से तोड़ा और कलेश बहू के साथ कर रहा था। अरे तेरे अंदर शर्म बची है या नहीं? और ये क्या तू जनानियों वाली हरकतें करने लगा है? ऑफिस में यही सीखने जाता है क्या? मैंने इसे कितनी बार कहा है कि मुझसे दूर रहा करे, मेरे करीब आने की कोशिश ना किया करे। मुझे पसंद नहीं है ये। या आपकी पसंद है तो आपके साथ रहे, आपके पास रहे, ना कि मेरे पास। पता नहीं इस गांव की गवार को क्यों मेरे सर पे लाके पटक दिया आपने। मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसको समझा दो। सही कह रहा है तू। अरे तू तो शहर का है ना, तेरे बाप दादा शहरी थे और तू भी शहरी है। तू भला किसी लड़की की इज्जत क्यों ही करेगा? तेरे पास पैसों की कमी ही क्या है? माँ जी, आप मेरी वजह से उन्हें कुछ मत कहिए। तुम्हें बीच में बोलने की क्या जरूरत है? वो मेरी माँ है, मुझे जो चाहे बोले। तुम बीच में बोलने वाली होती कौन हो? चुपचाप से ना जाओ यहाँ से, अपना काम करो। जी मैं जा रही हूँ, और यहाँ से नहीं बल्कि इस घर को छोड़कर। मैं आपकी और परेशानियाँ नहीं बढ़ाना चाहती हूँ। जब मेरा पति ही मुझे पसंद नहीं कर रहा हो तो मेरा इस घर में रहने का क्या फायदा है? माँ जी, आपने मुझे बहुत प्यार दिया है, लेकिन मुझे जाना ही होगा। बहू ये तू कैसी बातें कर रही है? इसके कहने से थोड़ी होता है। तू ये घर छोड़ के नहीं जाएगी। तू मेरी बहू है, मैं तुझे पसंद करके इस घर में लेकर आई हूँ और तू इस घर से कहीं नहीं जाएगी। अरे ये बोलकर तुमने बहुत बहुत मेहरबानी कर दी। अच्छा ये बताओ कि गांव की टिकट कब की है तुम्हारी? कल की टिकट है, और हाँ, कल सुबह मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। और मुझे शादी के कई महीने तक तो पत्नी का दर्जा ही नहीं मिला, तो मेरा यहाँ रहकर क्या फायदा? और तो और मैं अपने मायके भी नहीं जाना चाहती हूँ। मैं कहीं रह लूंगी, लेकिन अपने माँ बाप पर कभी बोझ नहीं बनूंगी। बहू ये कैसी कैसे बातें कर रही है तू? आखिर तुझे हो क्या गया है? होश में आ बहू, होश में आ। माँ जी, होश में तो मैं अब आई हूँ, तभी तो मुझे समझ आया है कि मेरी यहाँ बस नौकरानी की हैसियत है। मुझे बहू का दर्जा तो मिला, लेकिन पत्नी का दर्जा कभी नहीं मिला। बहू हम बैठ के बात करते हैं ना, मयंक को मैं समझा लूंगी। तू ऐसा मत कर बेटा। नहीं नहीं माँ, मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं पहले ही सब कुछ सोच के बैठा हूँ। अगर ये जाएगी तो मैं दूसरी शादी करूंगा, क्योंकि इस गांव की गवार के साथ मैं और नहीं रह सकता। अरे परेशान हो चुका हूँ इससे मैं। अरे इसको कहीं लेकर नहीं जा सकता, किसी दोस्त से मिलवा नहीं सकता। साथ में कोई पार्टी में जाओ तो अकेले जाना पड़ता है, क्योंकि इसको लेकर गया तो 10 बेइज्जती और होंगी। और यहाँ तक अपने दोस्तों को या किसी को इसकी फोटो भी नहीं दिखा सकता, क्योंकि फोटो में भी ये गवार की गवार लगती है। जी तभी तो मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। आप दूसरी शादी कीजिए और हमेशा खुश रहिए। चंदा ने जाने का फैसला कर लिया था, लेकिन मयंक को कहीं न कहीं इस बात का बुरा लग रहा था कि वह मॉडर्न और शहरी होने की वजह से एक औरत को इज्जत नहीं दे पा रहा है, और वह पूरी रात सो नहीं पाता है और चंदा के बारे में ही सोचता रहता है। और अगली सुबह जब चंदा अपने घर जाने के लिए रवाना होती है तो मयंक उसे मायके जाने से रोक लेता है और उससे माफी मांगता है कि उसने जो कुछ भी किया बहुत गलत किया। आशा अपने घर में अपनी जेठानी अनीशा, सास सरोज और अपने पति अंकित को बुलाती है और सबको बताते हुए कहती है, माँ जी, मैं माँ बनने वाली हूँ। इस घर में नया मेहमान आने वाला है। भगवान ने आखिरकार मेरी सुन ही ली। मेरे कान तरस गए थे इस खुशखबरी के लिए। भाभी मैं पापा बनने वाला हूँ और आप बड़ी माँ। अनीशा बहू से तो कोई उम्मीद ही नहीं थी। आशा की माँ बनने की खुशखबरी सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि अब हमारे घर में बच्चे की रौनक होने लगेगी। मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। आशा की वजह से मुझे भी माँ बनने का सुख मिलेगा। आशा के आने से ही हमारे घर की सारी खुशियाँ वापस आ गई हैं। अब देखना, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी, कोई परेशानी ही नहीं होने दूंगी तुम्हें। दीदी, जब आप मेरे साथ हो तो मुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ बहू का पहला बच्चा उसके मायके में ही होता है, तो आशा बहू को भी अपने मायके ही जाना होगा। माँ जी,
लेकिन मेरी देवरानी के मायके वाले इतने गरीब हैं, देवरानी जी का ख्याल कैसे रखेंगे वो लोग? हम सब तो यहाँ है ना, तो आशा का ध्यान रखने के लिए उसे मायके भेजने की क्या जरूरत है? यहाँ सब कुछ है, लेकिन हमारे खानदान में अब तक जितने भी बच्चे हुए सब उनके ननिहाल में ही हुए हैं। माना जाता है बहू का पहला बच्चा उसके मायके में ही होता है, तो बच्चे पर आने वाली सारी बला टल जाती है। माँ जी, मैं आपकी चिंता समझ रही हूँ, लेकिन गरीब देवरानी है मेरी, उसे उसके मायके में वो सारी सुविधा नहीं मिल पाएगी जो यहाँ उसे हम दे सकते हैं। इसलिए आप मेरी बात को समझो माँ जी। बहू मैं समझ रही हूँ, तुझे भी उतनी ही खुशी हो रही है ये बात सुनकर जितनी मुझे हो रही है, लेकिन मैं बस तेरी खुशी के लिए अपने घर की परंपरा तो नहीं बदल सकती हूँ ना। दीदी आप फिक्र मत करो, मैं भले ही गरीब हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है इस हालात में भी मेरे घर वाले मेरा ध्यान ना रख पाए। आप निश्चिंत रहो, मुझे लेकर मैं अपना ध्यान रख लूंगी वहाँ। हाँ भाभी, आप न खामखा ही इतनी फिक्र कर रही हो। अरे अगर आशा को किसी भी चीज की कोई जरूरत होगी तो वो हमें बता ही देगी ना, हम तो हैं ही उसके लिए। अब तो तसल्ली हो गई ना, या अब भी मन में कोई बात है? ठीक है माँ जी, जैसा आप लोगों को ठीक लगे। अब मैं क्या ही बोल सकती हूँ। अगर आपको सब ठीक ही लग रहा है, लेकिन आशा तुम मुझे फोन करती रहना और कोई भी परेशानी हो तो बता देना। ठीक है दीदी, बस अब आप और चिंता मत करो। खुशखबरी दी थी मैंने, लेकिन आपका तो मुंह अब भी बना हुआ है। अरे नहीं, तेरी इस खुशखबरी की वजह से ही तो घर में इतनी चहल पहल है। अपना ध्यान रखना तुम। हाँ, अभी तो चहल पहल बहू के मायके में भी होगी। जब गोद भराई की रस्म होगी वो भी बहू के मायके वाले ही करते हैं। बस भगवान आगे भी सब कुछ अच्छे से ही संभाल ले। आशा के माँ बनने की खबर सुनकर सब बहुत खुश थे और सरोज अंकित को बोलकर आशा को उसके मायके भिजवा देती है। सभी लोग आशा के अब माँ बन के आने का इंतजार कर रहे थे। कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद अनीशा सरोज के पास जाकर उसे कहती है, माँ जी, आशा की गोद भराई भी तो होनी चाहिए, लेकिन अभी तक उसके मायके वालों के यहाँ से कोई खबर नहीं आई कि कब होगी गोद भराई। तैयारी हम भी तो शुरू कर देते ना, अगर कुछ खबर मिल जाती तो। अरे वो सब तो उसके मायके वाले ही देखेंगे ना, और तैयारी भी कर ही रहे होंगे। जरूरी थोड़ा है हर छोटी बड़ी बात तुझे ही आकर बता दे, थोड़ा तो सब्र रख। माँ जी, अगर वो नहीं बता रहे तो हमारा फर्ज तो बनता है ना कि हम खुद ही एक बार उनसे पूछ लें। इतनी जल्दबाजी करना भी ठीक नहीं है, और वैसे भी तू तो आशा बहू को जानती ही है, वो संभाल लेगी। मुझे तो बस खुशी इस बात की है कि आशा बहू हमारे खानदान को वारिस दे रही है। पता नहीं क्या हो गया है सबको। मुझे भी खुशी है आशा के माँ बनने से, लेकिन यहाँ तो सब मेरी गरीब देवरानी के गुण ही गाए जा रहे हैं। वारिस दे रही है तो क्या हुआ, इतना भी बड़ा कुछ थोड़ी कर रही है। बहू एक काम कर, तू आशा बहू के लिए एक नया गद्दा मंगवा ले। वो जब अपने मायके से वापस आएगी बच्चे के साथ, तो उसे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए ना, इसलिए सब अभी से कर ले। माँ जी, आशा के कमरे में तो पहले से ही इतना अच्छा गद्दा है, तो फिर नए गद्दे की क्या जरूरत? गद्दा है, लेकिन वो पुराना भी तो हो गया है ना। नया गद्दा होगा तो वो मुलायम भी होगा। आशा बहू को कमर दर्द वगैरह नहीं होगा, और छोटे बच्चे को भी तो मुलायम गद्दे ज्यादा आरामदायक लगते हैं। माँ जी ने आज तक तो कभी मेरे दुख दर्द के बारे में नहीं सोचा, और अब आशा के कमर दर्द के लिए इतना सोच रही हैं। उस गरीब देवरानी की माँ जी को इतनी चिंता है। अच्छा, मैं कमरे में जा रही हूँ, तो एक बार आशा बहू के मायके हो आइयो, उससे मिलना भी हो जाएगा। देख आइयो सब ठीक है या नहीं। ठीक है माँ जी, मैं चली जाऊंगी, लेकिन 1-2 दिन बाद ही जा सकती हूँ। ठीक है, जब समय मिले तब चली जाइयो। और हाँ, ये भी देख लियो कि गोद भराई की तैयारी शुरू हो गई है या नहीं हुई। अगर नहीं हुई होगी तो याद दिला दियो कि गोद भराई मायके वाले ही करते हैं। ठीक है माँ जी, मैं बता दूंगी। सरोज इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। सभी लोग आशा पर ही ज्यादा ध्यान दे रहे थे। ये सब देखकर अनीशा को चिढ़ होने लगती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। थोड़ी टाइम बाद अनीशा आशा के मायके जाती है आशा से मिलने, जहाँ आशा झाड़ू लगा रही थी। आशा को देखकर अनीशा कहती है, अरे देवरानी जी, ये क्या कर रही हो? पता है ना, ऐसी हालत में झुककर काम नहीं करते। ये सब काम करने की जरूरत ही क्या है? चलो यहाँ आराम से बैठो। पहले आप यहाँ कब आई, और एक बार बता दिया होता कि आप आने वाली हो। बता के आती तो ये थोड़ी पता चलता मुझे कि तुम यहाँ आकर भी काम ही कर रही हो, वो भी इस हालत में। मेरी देवरानी गरीब है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम गर्भवती होने के बाद भी ऐसे काम करो। मैं तो अपने ही घर का काम कर रही हूँ, कोई बाहर का काम थोड़ी कर रही हूँ। तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन ऐसी हालत में ये सब करना ठीक नहीं होता।
तुम्हें कोई परेशानी हो गई तब क्या करोगी? इसलिए सावधानी बरतना जरूरी है। आशा को ऐसे काम करते देखकर अनीशा का सारा गुस्सा शांत हो जाता है। अनीशा आशा को समझा ही रही थी कि तभी वहाँ पर आशा की माँ नीलम आती है और कहती है, अरे बेटा तुम यहाँ कैसे? सब ठीक है ना? जी सब ठीक है, वो तो मैं बस यहाँ हाल चाल लेने आ गई थी। चलो ये तो बहुत ही अच्छा किया, तुम यहाँ आ गई हाल चाल लेने। और बताओ वहाँ घर पर सब ठीक है? हाँ वहाँ तो सब ठीक है। वैसे काकी, आशा को 5वां महीना लग गया है। अब तो उसकी गोद भराई का समय भी आ गया है। तैयारी शुरू कर दी है ना आपने? गोद भराई की तैयारी? वो अभी? दीदी वैसे ही माँ के ऊपर मेरे आने से इतना खर्चा बढ़ गया है और अब इस बीच में गोद भराई। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मेरी गरीब देवरानी की गोद भराई ही नहीं होगी। ऐसे थोड़ी हो सकता है। गोद भराई में तुम्हें ना जाने कितने लोगों के आशीर्वाद मिलेंगे। बच्चे को आशीर्वाद मिलेगा। बस तुम्हारी गरीबी की वजह से इतनी खास रस्म को हम पीछे नहीं छोड़ सकते। लेकिन माँ जी ने बोला था ना कि बहू का पहला बच्चा उसके मायके में ही होता है, तो गोद भराई की रस्म भी यहीं से करवाने को बोलेंगी माँ जी। और आप तो समझ सकती हो। मुझे कुछ नहीं सुनना है। जो मैं बोल रही हूँ वही होगा। तुम हमारे परिवार को इतनी बड़ी खुशी दे रही हो। माना मेरी देवरानी गरीब है, लेकिन उसकी गरीबी की वजह से उसकी गोद भराई की रस्म ना हो, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए तुम्हारी गोद भराई की रस्म तो जरूर होगी। लेकिन कैसे होगी आप खुद ही बताओ ना। मेरी गरीब देवरानी की गोद भराई का सारा खर्चा मैं उठाऊंगी। लेकिन माँ जी को पता चल गया तो उन्हें बहुत ही बुरा लगेगा। माँ जी को हम पता ही नहीं चलने देंगे। देखो, माँ जी की परंपरा है ना कि बहू का पहला बच्चा उसके मायके में ही होता है, तो वो तो होगा ही। और रही गोद भराई की बात, वो मैं संभाल लूंगी। अनीशा अपनी गरीब देवरानी की गोद भराई की तैयारी करने लगती है और अपनी सास को बिना पता चले ही उसकी गोद भराई की सारी तैयारी करती है। और 2 दिन बाद जब आशा की गोद भराई होती है तो वहाँ काफी लोग आते हैं। अनीशा अपनी देवरानी की गोद भराई में उसे बहुत लोगों के आशीर्वाद दिलवाती है और सब कुछ अच्छे से होता है। सरोज को भी कुछ पता नहीं चलता और अनीशा की गरीब देवरानी की गोद भराई भी हो जाती है। मेघा बचपन से ही कुछ न कुछ अलग बनाती रहती थी और नया नया ट्राई करती रहती थी। ऐसे ही एक दिन मेघा अपनी माँ गीता से कहती है, माँ आज आप मार्केट की तरफ जाओगी? हाँ बस घर का थोड़ा सामान लाना था। तुझे भी कोई काम है क्या? हाँ माँ, आप घर आते वक्त मार्केट से रबड़ी लेते आना। तू कहीं फिर आज कुछ अलग बनाने की तो नहीं सोच रही है ना? देख, कुछ अलग बनाने की जरूरत नहीं है। सबके लिए आज दाल चावल बना ले। सादा खाना ही सबके लिए अच्छा होता है। माँ आप लोगों के लिए मैं दाल चावल बना दूंगी, बाकी मुझे तो आज कुछ अलग बनाने का मन कर रहा है। माँ प्लीज ले आओ ना मार्केट से रबड़ी। आपको तो पता है ना मैं जो भी बनाती हूँ अच्छा ही बनाती हूँ। तो फिर तू रबड़ी भी घर में ही बना ले। उसके लिए तो इतना इंतजार क्यों कर रही है? माँ आप वैसे भी मुझे इतना सुनाती रहती हो कि मेरी वजह से जल्दी गैस खत्म हो जाती है, और अब रबड़ी बनाऊंगी तो आप कितना सुनाओगी मुझे। बस इसीलिए मैं बाहर से मंगवा रही हूँ। चलो कुछ तो दिमाग वाली बात करी तूने। ठीक है ले आऊंगी, लेकिन ज्यादा नहीं लाऊंगी, बस थोड़ी सी ही लाऊंगी। उसमें से जो हो पाएगा वो तू कर लियो, वरना रोइयो मत, ठीक है ना? गीता मार्केट जाती है और आते टाइम वहाँ से मेघा के लिए रबड़ी भी ले आती है। और मेघा अब रबड़ी और गेहूं का आटा लगाने लग जाती है। फिर उसके पराठे बनाती है। बनाने के बाद जब मेघा ये सब खाती है तो उसे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। रबड़ी के पराठे अच्छे तो बहुत हैं, लेकिन कुछ मिसिंग सा लग रहा है। खैर मुझे क्या, अब जाकर माँ को खिलाती हूँ। माँ को भी अच्छे ही लगेंगे रबड़ी के पराठे, कभी खाए जो नहीं होंगे। मेघा तुरंत रबड़ी का पराठा लेकर अपनी माँ के पास जाती है और अपनी माँ को खिलाने लगती है। माँ ये रबड़ी पराठा कैसा बना है? ये तो बड़ा ही स्वादिष्ट बना है। आजकल तो पता नहीं कौन कौन से पराठे आने लगे हैं। ये रबड़ी पराठा नया नया चलना शुरू हुआ है क्या? और आज तो तूने रबड़ी मंगवाई थी, तो ये रबड़ी पराठा क्यों मंगवाया है? माँ ये मैंने मंगवाया नहीं है, बल्कि ये तो मैंने खुद बनाया है। तभी तो मैंने आपसे रबड़ी मंगवाई थी, क्योंकि मुझे रबड़ी पराठा एक बार ट्राई करना था। अब बोलो। कुछ भी कहे तू, लेकिन खाना तो बहुत अच्छा बना लेती है। तेरी सास तो तुझसे बहुत ही खुश रहेगी। वैसे मुझे कहना तो पड़ेगा ही, अब तक तूने जितना भी कुछ बनाया उसमें से सबसे अच्छा ये रबड़ी पराठा था, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। और खाओ ना फिर। बेटा अच्छा तो लग ही रहा है,
लेकिन मुझे कुछ मीठा ज्यादा पसंद नहीं है, इसीलिए मैं बस एक ही पराठा खा सकती हूँ। एक काम कर, जा अपने पापा को खिला दे, उन्हें तो काफी अच्छा लगेगा ये। मेघा अब अपने घर वालों के कहने पर आस पड़ोस के लोगों की डिमांड में कई बार रबड़ी पराठा बनाती है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद मेघा अपने कमरे में बैठी थी, तभी वहाँ मेघा का पिता आता है और मेघा से बोलता है, अब बेटा मेरे ऑफिस से कुछ लोग घर आने वाले हैं और उनकी जिद है तो मैं मना नहीं कर पाया, इसलिए मैं सबको घर बुला रहा हूँ। तो इसमें आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो? अरे आपके लोग हैं घर पर खाना बनाने के लिए, आ भी जाए तो कौन सी बड़ी बात है। आप माँ को बता दो कितने लोग आ रहे हैं। बेटा वो सब तो ठीक है, लेकिन मैंने पूरे ऑफिस में बता दिया है कि मेरी बेटी रबड़ी पराठा बहुत अच्छा बनाती है, तो तू उनके लिए बना दियो, वो तेरे हाथों का खाना चाहते हैं। पापा आपको रबड़ी लानी पड़ेगी, क्योंकि बिना रबड़ी के तो रबड़ी पराठा नहीं बन सकता ना। तू कभी किसी चीज के लिए मना नहीं करती है। मुझे तो तेरे हाथ की रबड़ी इतनी अच्छी लगती है कि मन करता है दुकान खुलवा दूं, ताकि सबको पता चले मेरी बेटी कितना अच्छा बनाती है रबड़ी पराठा। आप भी ना पापा, चलिए अब जाइए और जल्दी से रबड़ी ले आइए, वरना लेट हो जाएगा। सब कुछ ऐसे ही अच्छा चल रहा होता है। कुछ दिनों बाद मेघा के पिता का एक कार हादसे में देहांत हो जाता है, जिसके बाद मेघा बहुत टूट जाती है। मेघा की माँ भी कुछ नहीं खा रही होती है। तभी मेघा के पास उसकी पड़ोसन विमला आती है और मेघा से कहती है, मेघा बेटी चुप हो जा, अब होने को कौन टाल सकता है, जो होना होता है वो हो ही जाता है, इसीलिए अब तुझे आगे बढ़ना होगा। अपनी माँ को देख, कुछ नहीं खाया है उसने। लेकिन मैं कैसे संभालूं? मैं तो खुद को ही नहीं संभाल रही हूँ। पापा ने पूरा घर संभाला था अच्छे से, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। फिर मैं कैसे क्या करूँगी? मुझे तो कुछ भी नहीं आता। क्यों नहीं आता? तूने पूरे मोहल्ले में अपनी रबड़ी पराठा कितना मशहूर किया है, तू वही क्यों नहीं बना सकती? देख तू दुकान लगा ले अब इसकी। शायद आप सही कह रही हो। पापा को मेरे हाथ का रबड़ी पराठा बहुत अच्छा लगता था। उन्होंने एक बार बातों बातों में मुझसे कहा भी था कि वो मेरी दुकान खुलवा दे। अब मैं पापा की ही बात मानकर रबड़ी के पराठे की दुकान खोलूंगी। पापा जहाँ भी होंगे उन्हें अच्छा लगेगा ये देखकर। बेटा अब तुझे ही सब संभालना है, घर भी, खुद को भी और अपनी माँ को भी। और इन सबको संभालने में अगर तू अपने पापा को भी खुशी दे पाएगी तो ये देखकर तुझे ही सबसे ज्यादा खुशी मिलेगी। थैंक यू विमला आंटी, इतनी मुश्किल घड़ी में आपने मुझे सही रास्ता दिखाया। मेघा अब अपने पापा के जाने के बाद रबड़ी पराठा बेचने के लिए तैयार हो जाती है। मेघा खुद इतनी हिम्मत जुटा रही थी, ये देखकर गीता को काफी अच्छा लगता है और वो मेघा से कहती है, तेरे पापा हमेशा तेरी तारीफ में बोलते थे कि उन्होंने मुझे एक बार बताया था कि वो चाहते थे तू अपना ये रबड़ी पराठा सबको खिलाए, सब टेस्ट करे इसको। हाँ माँ, पापा ने भी मुझे कहा था एक बार ये, तभी तो मैं अब रबड़ी पराठा बेचूंगी। बेटा तूने सोचा तो बहुत अच्छा है, लेकिन हर कोई तेरे पापा की तरह रबड़ी पराठे को इतना प्यार नहीं देगा। क्या मतलब है आपका माँ? मैं कुछ समझी नहीं। तेरे पापा को रबड़ी पराठा बहुत अच्छा लगता था और तू बनाती थी तो वो बहुत खुशी से खा लेते थे, लेकिन जो लोग पैसे देंगे वो अपने बारे में ही सोचेंगे ना। लोगों को मीठा से ज्यादा चटपटा पसंद है। तो माँ अब मैं ऐसा क्या ही कर सकती हूँ जो सबको पसंद आए और मेरे रबड़ी पराठा मशहूर हो जाए। मीठे में कुछ तीखा और चटपटा मिल जाता तो स्वाद और ज्यादा बढ़ जाता। अपनी माँ की बात सुनने के बाद अब मेघा रबड़ी पराठा और आलू टिक्की बेचने लगती है। इतना अलग कॉम्बिनेशन देखकर लोग मेघा की दुकान में भी आते हैं और सबको ये रबड़ी पराठा और आलू टिक्की काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी। धीरे धीरे मेघा का काम ऊंचाई छूने लगा था। एक दिन मेघा मुंह लटकाकर घर आती है और सोफे पर बैठ जाती है। मेघा को उदास देखकर वहाँ गीता आती है और बोलती है, क्या हुआ मेघा, सब ठीक है ना? तू इतनी परेशान क्यों लग रही है? दुकान पे कुछ हुआ है क्या? माँ वो क्या हुआ मेघा, कुछ बोल ना। अगर कोई टेंशन है तो मुझे बता, मुझे तुझे ऐसे देखकर बहुत टेंशन हो रही है। देख अगर वहाँ कुछ हुआ है तो अब रबड़ी पराठा बनाना बंद कर दे। मैं पहले ही अपने पति को खो चुकी हूँ, तुझे अगर कुछ हो गया तो मैं किसके सहारे रहूंगी? तू अभी बंद कर दे अपनी दुकान। ये लो माँ। इसमें क्या है? देख अगर किसी बात को लेकर तू डरी हुई है तो तुझे डरने की जरूरत नहीं है। अभी तेरी माँ जिंदा है, मैं सब कुछ देख लूंगी। माँ आप पहले इस लिफाफे को खोल कर तो देखो कि इसमें आखिर है क्या। मैं यहाँ तेरे लिए परेशान हो रही हूँ और तू इस लिफाफे के पीछे पड़ी है।
हाँ तभी तो आपको पता चलेगा ना सब। अब आप पहले इस लिफाफे को खोलो। गीता लिफाफा खोल दिया तो उसमें काफी सारे पैसे थे। बेटा तू इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आई? कहीं कुछ गलत तो? कुछ गलत काम नहीं कर रही हूँ मैं माँ। मेरा रबड़ी पराठा और आलू टिक्की इतनी फेमस हो गई है कि मुझे 5 स्टार होटल से ऑफर आया है। अब मुझे हफ्ते में एक बार बल्क में वहाँ से रबड़ी पराठा और आलू टिक्की बेचनी है और ये उसकी ही एडवांस पेमेंट है। क्या इतनी बड़ी खुशखबरी की बात है और तू मुझे डर कर बता रही है? वक्त ने मेघा से काफी कुछ छीना तो था, लेकिन अब मेघा को काफी कुछ दिया भी है।